हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। अभी हमने अपना जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, उसमें हमने अपने 80 क्वेश्चन फिनिश किए थे। अब हम अपना आगे वाला स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा 81 से है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही चल रहा है। उसके बाद आगे और फर्टिलाइजेशन आएगा, क्लीवेज वगैरह आएगा, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे इसमें 81 क्वेश्चन है, वो क्या कहता है देखो, Which one of the following events is correctly matched with the time period in a normal menstrual cycle? मतलब नॉर्मल जब menstrual cycle caused होती है तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे हमारा जो एक पॉइंट्स है वो करेक्ट है। रिलीज ऑफ एग 5th डे, मतलब 5th डे में क्या एग रिलीज हो जाता है, तो ये ऐसा तो नहीं होता, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 डेज, जब 5 to 10 डेज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से एक साइकिल बनाई थी, साइकिल बना के मैंने आपको बताया था कि 1 to 5 डेज का होगा ये टाइम पीरियड हमारा, ये होगा मेंस्ट्रुअल फेज। अब 5 to यहाँ पे जो हमारा 14 डेज तक का होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, या फिर इसको बोलते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉलिकुलर या फॉलिकल्स बोल सकते हो आप। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। एंड दिस वन इज, ये जो ये 14 वाला है इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्लियर। एंड ये 14 टू जो हमारा यहाँ पे 28 एंड 29 के बाद जो साइकिल बिगिन हो जाती है, मतलब नेक्स्ट मंथ फिर से स्टार्ट हो जाती है, तो यह रिपीटिंग साइकिल से बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरी फिर नेक्स्ट मंथ की होगी, बट जो 14 डेज से जो 28 डेज का जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं यहाँ पे? सीक्रेटरी फेज। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पता है 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, मतलब पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है, रीजनरेट्स होती है एंड 5 to 10 डेज के टाइम। मतलब यहाँ से तो ये ब्रेकडाउन हो गई, वही हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब यहाँ से होने के बाद वो क्या हो जाती है? रीजनरेट हो जाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या है। एंडोमेट्रियम सीक्रेट अ न्यूट्रिएंट फॉर द इम्प्लांटेशंस। एंडोमेट्रियम क्या करती है? न्यूट्रिएंट को सीक्रेट करती है इम्प्लांटेशंस होने के लिए। नो। 11 to 18 डेज में, मतलब यहाँ से यहीं से, मतलब 14 डेज यहाँ पे जब स्टार्टिंग होगी तो क्या करेगी? इम्प्लांट होने के लिए सीक्रेट करेगी, या न्यूट्रिशन को सीक्रेट करेगी। तो ये भी नहीं होता। राइज इन द प्रोगेस्ट्रॉन लेवल 1 to 15 डेज, मतलब 15 डेज से प्रोगेस्ट्रॉन लेवल्स का ये लेवल जो है वो हाई रहता है। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले 1 to 5 डेज का तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। 5 से लेके 14 तक यहाँ पे हमने इसको बोला फॉलिकुलर फेज। दैट मीन्स यहाँ पे FSH जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब FSH ज़्यादा होगा तो बेटा यहाँ पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। जबकि जो 4th ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन के लिए बोल रहा है कि वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो B इज करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा अ रेगुलर साइक्लिंग वुमेन इज नॉट menstruating, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज ऑफ द दिस। मतलब कौन सा इसमें है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो, मतलब कौन सी ऐसी रेगुलेटिंग साइकिल है जो कॉज नहीं होती, तो उसमें मोस्ट लाइकली रूट कॉज ऑफ दिस, इसका कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कौन सा मेन पार्ट ऐसा जो उसको कॉज करता है। तो इसमें हमारा देखो क्या आता है। एक तो आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ द हाइपर ट्रोफिकल्स एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखती है। क्लियर है। मेंटेनेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशंस ऑफ द सेक्स हार्मोन, जितने भी हमारे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन्स होते हैं, या LHS और FSH जो कि हमारे क्या है, एक ये तो हमारे एक ओवेरियंस के थ्रू आए हैं। ठीक है, और एक जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के थ्रू आए हैं। तो दोनों टाइप के हमारे हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन है, वो कहाँ से आए? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। हमें बताना कौन सा? ये नॉट लिखा। ठीक है। रिटेंशंस ऑफ द वेल डेवलप्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी ज़्यादा होती है। अभी देखो, अभी हमने अपने यहाँ पे इसमें पढ़ा था कि जब ये 14 से लेके जो 20 डेज वाला है, ये क्या है? सीक्रेटरी फेज। मतलब यहाँ पे LH ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे FSH ज़्यादा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होता है। तो 14 से 28 जो डेज होता है उसमें हमारा क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम, ये इसी को आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देन कॉर्पस एल्बिकेंस बनती है और धीरे धीरे फिर वो डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, होती है हमारी 14 to 20 डेज में ही है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, मतलब ये वो कह रहा है मेंस्ट्रुएटिंग के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम तो होगा नहीं वहाँ पे, तो ये वाला हमारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो D इज करेक्ट। नेक्स्ट 83 में देखिए, 83 में क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आपको 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस मे बी अ इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कॉज होती है तो मतलब वहाँ पे लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। ठीक है।
द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स ओनली। सिर्फ क्या ओवेरियन के हार्मोन्स में चेंजेस आता है या उसके मतलब जो ओवेरियन हार्मोन्स है क्या उसके लेवल में चेंजमेंट आएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ओवरी के साथ साथ किस में आएगा, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के थ्रू जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। एलएच सर्च इंड्यूस ओव्यूलेशंस, ओव्यूलेशंस के टाइम, ओव्यूलेशंस मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे इस तरीके से, जब ये जो 14 डेज वाला होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ये वाली साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है 14 डेज, तो मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन है, यहीं पे क्या होता है एलएच जो होता है वो सर्ज होता है, मतलब एलएच बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स इमीडिएटली, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ईजिली से मतलब डीजनरेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इन मैमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, मतलब जब कोई मैमल्स का जो ओवम है वो या एग है वो क्या हो जाता है फर्टिलाइज होने के लिए मतलब फेल हो जाता है, वो फर्टिलाइजेशन उसमें प्रॉपर नहीं हो पाता, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, कौन सी उसमें कंडीशंस ऐसे फॉर्म होती हैं। कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट्स, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स होगा नहीं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो मतलब नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो फिर से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोगेस्ट्रॉन सीक्रेशंस रैपिडली डिक्लाइन, कि मतलब प्रोगेस्ट्रॉन का जो सीक्रेशंस होगा वो डिक्लाइन होता रहेगा, नहीं यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एस्ट्रोजन सीक्रेशंस इंक्रीजेज, जब एस्ट्रोजन का सीक्रेशंस इंक्रीजेज होगा तभी क्या होगा यहाँ पे हमारा जो मैमिलियन जो ओवम है वो फेल हो जाएगा गेट फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, प्राइमरी फॉलिकल जो होगा तब क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेंगे तभी वहाँ पे क्या होता है, देन टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, देन ग्राफिन फॉलिकल, ये सब यहीं पर बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड देन पूरा ग्राफिन फॉलिकल। जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो पूरा क्या हो जाता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में आ जाता है, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं, इसको ही ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, 14 डे जो पीक वाला होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा 85, क्या कहता है यहाँ पे, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte अंडरगो ऑटोलाइसिस, मतलब जो हमारा जब ब्लीडिंग फेज कॉज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, तो जो अनफर्टिलाइज्ड है जो सेकेंडरी oocytes, अभी सपोज में फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हुआ वो अनफर्टिलाइज्ड है, तो अंडरगो ऑटोलाइसिस, वो ऑटोलाइसिस में जाता है। द इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स दैन इज, तो मतलब उसमें कौन से हार्मोन जो होंगे वो टेक पार्ट करेंगे, उसमें इंटरप्ले करते हैं। प्रोगेस्ट्रॉन्स एंड एस्ट्रोजेंस कॉन्टिन्यू द हाइपरट्रॉफी ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। देखो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने की साइकिल पढ़ी थी 1 to 5 डेज़ की, 5 to 14 डेज़, और 14 डेज़ में हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें क्या होता है हमारा एस्ट्रोजेंस हार्मोन होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा ये जो हमारा एस्ट्रोजेंस हार्मोन है वो हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो हमारा प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पे दोनों की हाइपर हो जाएंगे, तो दोनों हाइपर तो नहीं होंगे, दोनों का सीक्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। प्रोलैक्टिन एंड प्रोगेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन तो बेटा तब फॉर्म होती है जब एज अ मतलब प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है, तब मदर में जब मेमोरी ग्लैंड्स का फुली डेवलपमेंट हो जाता है तब उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोगेस्टेरोन रिड्यूस तो वो कम हो जाएगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे, एलएच लेवल कॉजिंग द रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। जब एलएच लेवल क्या होती है, जब प्रोगेस्टेरोन लेवल हमारा हाई होता है, अभी हमने पढ़ा जब प्रोगेस्टेरोन लेवल हाई होगा, और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि हमारा यहाँ पे क्या होता है एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, तब वो भी उसका भी जो सीक्रेशन होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, तो वो रिग्रेस हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं रिड्यूस नहीं होगी, वो हाई होगी। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या कहता है, प्रोगेस्टेरोन्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी कॉजिंग द रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये ऑप्शन ठीक कह रहा है क्योंकि प्रोगेस्टेरोन जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं किसको, जो जब रिलीज होता है ऑफ द एलएच का, कहाँ से, मतलब फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसको रिग्रेशन कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम को। नेक्स्ट इसमें देख लो अगेन यहाँ पे प्रोलैक्टिन की बात हो रही है, तो फिर वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा अ ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज। जब हमने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करी थी, जब एक टॉपिक स्टार्ट करा था, हमने इसमें पढ़ा था एक मेनार्क होता है, एक मेनोपॉज होता है। ठीक है, मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये क्या आता है मतलब स्टार्टिंग ऑफ स्टेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है उसको मेनार्क बोलते हैं, और जो एंडिंग स्टेजेस जो होती है या जो स्टॉपिंग स्टेज आप बोल सकते हो उसको,
स्टॉपिंग, जहाँ पे स्टॉपिंग स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, एज अ मेनोपॉज। तो वो किस एज में होती है, एज अ 50 ईयर्स में, ठीक है। 15 ईयर्स में भी नहीं होगी, 70 में भी नहीं होगी, 25 में भी नहीं होगी, किस में हो जाएगी, 50 ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कैसेशंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वुमन इज कॉल्ड। कैसेशंस क्या होता है, कैसेशंस आपके लिए यहाँ पे एक न्यू टर्म है जो कि आपको क्या करता है, ये भी स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है। तो लैक्टेशंस नहीं आएगा, ओव्यूलेशन कॉज नहीं होगा, मेनोपॉज इसमें आएगा और पार्चुरेशंस भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्चुरेशंस, अभी आपका नेक्स्ट आगे टॉपिक आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे पार्चुरेशंस क्या होता है, जिसमें जब फुली गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है ऑफ द ह्यूमन बीइंग का एज अ 9th मंथ का, तो वो क्या होता है, रिलीज आउट ऑफ द जो फीटस होता है फ्रॉम द यूट्रस से, तो उसको बोलता है पार्चुरेशंस, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, नेम द हार्मोन दैट हैज़ नो रोल इन द मेंस्ट्रुएशंस। मेंस्ट्रुएशंस में कौन से हार्मोन रोल्स प्ले नहीं करते, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पता ये तो करेगा ही, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी करता है यहाँ पे, और एक होता है एस्ट्राडियोल, ये भी करता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो हमारा लास्ट वाला कौन सा बस है, TSH, ये हमारा जो होता है ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा, जो कि TSH इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब ये देख लेते हैं एस्ट्राडियोल क्या होता है। आपने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हो तो एक आपने इसमें ऑस्ट्रस साइकिल पढ़ी होगी और एक वहाँ पे छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है। तो जो उसी में हमारी जो ये होती है हमारी एस्ट्राडियोल, तो वो ऑस्ट्रस साइकिल में ही क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसमें करते हैं, एज अ मेंस्ट्रुअल, जो कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन का ही पार्ट है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन का ही ये क्या है, एक एस्ट्राडियोल जो एक हार्मोन है उसी का एक पार्ट है। तो 81 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 89 में क्या दे रखा है, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड कोरिलेट द हार्मोन्स लेवल। मतलब आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है, और यहाँ पे आपके गोनेडोट्रोफिन्स लेवल्स हार्मोन्स दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका LH एंड FSH। यहाँ से ये वाला जो दे रखा है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है रेड कलर से, ये LH वाला है, और यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है ये FSH वाला हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कहता है, 1 to 5 डेज, जो 1 to 5 डेज का है हमारा वो क्या होगा, LH डिक्रीज। अभी आपको ये वाली साइकिल, इसी वाली आपको साइकिल को याद रखना है बार बार, हमेशा सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होंगे। 1 to 5 और 5 to 14 और 14 to 28 अगेन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे हमारा क्या था, FHS ज़्यादा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा था, और इस वाली कंडीशंस में हमारा क्या था, LH ज़्यादा था, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 to 5 डेज में हमारा LH डिक्रीज हो जाएगा और FSH इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो 5 to 14 डेज के बाद इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें और भी देख लेते हैं, जो 12 to 14 डेज की अगर बात करता है तो LH इंक्रीजेज 12 to 14। अब देखो यहाँ से 12 से यहीं अगर सपोज यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे LH इंक्रीजेज हो जाएगा और FSH डिक्रीजेज हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। द LH लेवल मेंटेन द FSH लेवल इंक्रीजेस, मतलब किसका कब, 25 to 28 डेज पे, यहाँ से 25 से 28 डेज में क्या होगा कि LH लेवल तो मेंटेन हो जाएगा इस बीच में, और जो FSH होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। LH इंक्रीजेस आप सिर्फ इसी पॉइंट से लगा सकते हो, यहाँ पे 1 to 5 डेज में LH इंक्रीजेस होगा, LH इंक्रीजेस नहीं होगा, ठीक है। इसकी देखो यहाँ पे 12 to 14 डेज पे LH डिक्रीजेस, LH यहाँ पे कम हो जाएगा 12 to 14 डेज के बाद। अब यहाँ पे देख रहे हो 14 से यहाँ पे ओव्यूलेशन से, जब ओव्यूलेशन ज़्यादा होगा ना तो वहाँ पे आपका LH और FSH दोनों ही पीक पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि LH यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। LH और FSH यहाँ पे हमारे दोनों ही कैसे रहेंगे, एज अ पीक पॉइंट पे रहेंगे। किस पॉइंट में, FSH किस पॉइंट में रहेंगे, एज अ ओव्यूलेटरी फेज पे, ये 14 वाले फेज पे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में देखो LH इंक्रीजेज एंड FSH डिक्रीजेज, यहाँ पे LH तो अभी इंक्रीजेज हो रहा है, ठीक है, LH तो बढ़ रहा है, बट FSH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये तो ठीक है। बट अब सेकंड पॉइंट भी देखो, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, 12 to 14 डेज आ गया और LH पीक हो गया, FSH पीक हो गया। हाँ, यहाँ पे ही तभी वो ओव्यूलेटरी में हेल्प करता है और ओव्यूलेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस, एज अ 101% चांसेस कॉज हो जाते हैं, ठीक है, ओवुलेशन होने के, एज अ प्रेगनेंसी कॉज होने के। तो ये पीक कहाँ पे हो गया, 14 डेज पे, मतलब ओवुलेटरी फेज पे LH पीक एंड FSH। उसके बाद देखिए 25 to 28 डेज में क्या हुआ, LH लेवल डिक्रीजेस
यहाँ पे आप देख रहे हो हमने 14 से 28 डेज में पढ़ा था जहाँ पे LH थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन बेटा यहाँ धीरे धीरे हाई रहेगा, लेकिन आप देख रहे हो 26 27 जैसे ही आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, LH का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे LH लेवल डिक्रीजेस एंड FSH लेवल मेंटेन। तो हमारा इसमें जो C ऑप्शन होगा वो ही करेक्ट होगा। ठीक है, और देखो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो D ऑप्शन है कि 12 to 14 डेज में कह रहा है कि LH इंक्रीजेज एंड FSH डिक्रीजेस, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, C ऑप्शन इज करेक्ट 89 वाला। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आपको बता ही रही थी, देखो ये वाली साइकिल आ गई आपकी और इसी में आपको आपकी लेबलिंग करनी है। क्या है क्वेश्चन 90, देखो द गिवन फिगर शोज सिस्टमेटिक एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, आइडेंटिफाई द 3 फेजेस A B C एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है, इसमें आपको A B C S के फेजेस हैं, आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा था कि 1 to 5 डेज वाला जो था उसको हम क्या बोल रहे थे, मेंस्ट्रुअल फेज है ना। तो इसमें चेक करो, ये हमारा B वाला है तो ये मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्रोलिफरेटिव ये नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फेज ये, मतलब अभी हमारे पास कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड में से हमारे पास आंसर हो सकता है। अब हम सेकंड आते हैं, सेकंड पे हम देखते हैं C। सेकंड ये क्या है हमारा C, इसको हमने बोला था 6 से लेके जो हमारा 14 तक होगा उसको हमने फॉलिकुलर फेज बोला था, या फॉलिकुलर फेज की जगह आपका यहाँ पे और भी क्या आ जाता है, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, ये फॉलिकुलर फेज आ जाएगा, फॉलिकल्स आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, सिक्रेटरी फेज नहीं होगा ये आपका, ये प्रोलिफरेटिव फेज होगा, ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, ये तो दोनों कट जाएंगे आपके B और D वाले। अब बचा लास्ट A में आपका क्या आ जाएगा, A में आ जाएगा आपका सिक्रेटरी फेज ये। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 14 डेज में यहाँ पे भी देता तो उसको आप बता देते ओव्यूलेटरी फेज हो गया ये। क्लियर, तो हमारा इसमें जो C ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा some important events that occur during the menstrual cycle are given below, arrange the events in a proper sequence and select the correct options। आपको मतलब सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज करना है और एक करेक्ट ऑप्शन में उसको लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल्स, सबसे पहले प्रोलिफरेशन होने लगेगा क्या, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले प्रोलिफरेशन भी कब होगा, जब FSH हार्मोन ज़्यादा होगा, और FSH भी जब होगा जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले LH सर्ज भी पहले LH ज़्यादा कब होगा, एज अ 14, जब 14 डेज का था, जब पीक डेज पे था तब वहाँ पे LH का सर्ज होगा। ठीक है, फर्स्ट थर्ड में देखो, थर्ड में क्या कहता है, सीक्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब नंबरिंग 1 पे जो आएगा वो हमारा पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा सीक्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का सीक्रेशन हो गया, अब आप बोल सकते हो कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो गई, मतलब FSH आना स्टार्ट हो गया, फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो गए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, देन टर्सरी, एंड देन लास्ट में फिर ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा। क्लियर, तो ये आ गया। इसके बाद फिर आप बोल सकते हो कि अब यहाँ पे जब जो हमारा FSH ज़्यादा हो रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसमें हमारा LH सर्ज हो जाएगा। तो अब आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हो सेकंड वाला पॉइंट। क्लियर, ये सेकंड, तो हमारा फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है हमारा सीक्रेशंस ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोगेस्ट्रॉन का सीक्रेशंस 14 डेज के बाद होगा, उससे तो पहले ओव्यूलेटरी फेज था ना, ओव्यूलेशन कॉज्ड होगा, तो मतलब 5th पॉइंट आएगा पहले, 5th पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमने 5th लगा दिया। नेक्स्ट अब क्या आता है, अब देखो, अब आप बता सकते हो कि सीक्रेशंस ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन, अब क्या हो जाएगा, सीक्रेशन ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन। लेकिन इससे भी पहले आपका क्या हो जाएगा, आप ये भी बता सकते हो कि ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, पहले कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ होगी तभी आपका सीक्रेशंस होगा प्रोगेस्ट्रॉन का। तो इसमें पहले ऑप्शन आ जाएगा आपका 6th, देन फिर आएगा आपका 4th। क्लियर, इसके बाद आप देखो यहाँ पे अब आएगा डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, फिर डीजनरेट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देन फिर अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपका 7th, एंड देन लास्ट में आ गया आपका 8th। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। सारे सीक्वेंस आपको इसी साइकिल के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा बैठता है इसमें, देखो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, 5th, 4th एंड 6th, 4th एंड द 7th एंड 8th। तो हमारा B ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जब विड्रॉइंग की जाती है तो उस टाइम पे कौन से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं, प्रोगेस्ट्रॉन्स हार्मोन्स। यहाँ पे कौन से होंगे, प्रोगेस्ट्रॉन करेंगे। एस्ट्रोजन जो होते हैं, एस्ट्रोजन हमेशा फॉलिकल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसकी ग्रोथ बनाते हैं। तो FSH भी वही हो गया, फिर से अगेन आपका FSH आ गया, तो ये तीनों आपके वही आ गए। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, तो कौन होगा, प्रोगेस्ट्रॉन
हार्मोन होगा जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगी उसमें आगे उसको इमीडिएट फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। या बोल सकते हो स्टॉपेज ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज करने में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इंपॉर्टेंट टेक पार्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है यहाँ पे फॉर ह्यूमन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ह्यूमन फीमेल के लिए मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे ही दे रखा है तो कौन सा उसमें इनकरेक्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टेक्स प्लेस 28 डेज ऑन एन एवरेज, 28 डेज में चलती है तो ये तो करेक्ट है हमारा। मेनोपॉज अकर्स 45 to 55 ईयर्स ऑफ द एज, इतने इसमें चलता है, ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए द एग रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डाई, मतलब जैसे ही एग रिलीज हो जाता है क्या प्रेगनेंसी फिनिश हो जाती है, प्रेगनेंसी जो है वो खत्म हो जाती है, तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, तो ये आएगा। इसके बाद और देख लेते हैं फोर्थ क्या है, मेंस्ट्रुएशन टेक्स 4 डेज ऑन एन एवरेज। एवरेज में देखो तो 4 डेज में है, वैसे तो 5 to 6 डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बट इसमें आंसर कौन सा जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि हमें इनकरेक्ट वाला ऑप्शन बताना है ना। नेक्स्ट देखिए 94, ठीक है, कहता है यहाँ पे एट मेनोपॉज देयर इज अ राइज इन यूरिनरी सिक्रेशंस ऑफ। यूरिनरी जब सिक्रेशंस होता है तो उसमें किसको मतलब किस हार्मोन्स को ऐसा राइज कर देता है, जैसे यूरिनरी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट्स में हो जाता है, तो किस हार्मोन्स का ऐसा लेवल होता है। तो एक आता है यहाँ पे आपका FSH, STH, MSH। तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसा मेनोपॉज में स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करते हैं FSH, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्निंग मेनोपॉजेस करेक्ट, मतलब मेनोपॉजेस ही बतानी है, जो मेनोपॉज होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा क्या आएगा, मेनोपॉज अकर्स बिकॉज ऑफ ऑल फीमेल्स फॉलिकल्स बिकम हार्मोन प्रोड्यूसिंग कॉर्पस ल्यूटियम्स वंस, मतलब जितने भी मेनोपॉज जो होती है वो तब कॉज होगी जितने भी फीमेल्स में जो फॉलिकल्स हो रहे हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग होंगे जो कि कॉर्पस ल्यूटियम्स को मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम्स को ऐसा फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा है नहीं, ठीक है। इसमें क्या आता है, मेनोपॉज सिम्टम्स आर अ रिजल्ट टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शंस ऑफ FSH एंड LH, मतलब जो मेनोपॉज होती है, जब मेनोपॉज कम हो जाती है तो वो क्या करती है, वो उसका रिजल्ट हो जाता है कि कम कर देती है प्रोडक्शंस ऑफ FSH एंड LH, ये भी इसमें यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं द वन सेट ऑफ द मेनोपॉज, यहाँ पे वन सेट आ जाएगा, ठीक है। द ऑन सेट्स ऑफ द मेनोपॉज इज प्राइमरली ड्यू टू द फॉलिकल एस्ट्रेरेसिया, ये ठीक है हमारा। जो ऑनसेट होता है द मेनोपॉज का वो किसको कॉज करता है, प्राइमरी ड्यू टू किसकी वजह से होता है, जो फॉलिकल एट्रेसिया होता है उसी की वजह से हमारा ये कॉज होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, और ऑल ऑफ दीज नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे दोनों गलत हैं, ठीक है, ए और बी। 95 का हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 96 में देखते हैं, 96 क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच, फर्टिलाइजेशन जो करता है वो किसको ऐसा डिफाइन करता है। इसमें देखते हैं डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोन। अब डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोन, अगर आपने पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्टार्टिंग से पढ़ा तो आपको पता है जितने भी गैमेट्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोजोन क्या है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन ही किसका फॉर्म है, स्पर्म का फॉर्म है, तो ये तो डिप्लॉयड तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन भी आपका सेम है, द डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोन यूनिट, ये भी गलत हो जाएगा। डी में भी सेम यही दे रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। इसमें बी ऑप्शन ही आएगा कि अ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन यूनिट्स विद अ हैप्लॉइड ओवम, और ओवम भी कैसा होगा, मतलब ओवम एक फीमेल गैमेट हो गया, वो भी एक कैसा है, हैप्लॉइड है, क्या फॉर्म करता है, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। देखो ट्रिप्लॉइड जाइगोट नहीं होता, बेशक यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट होते हैं बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, कि डिप्लॉइड ओवम हो गया, डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, जबकि जो जाइगोट बनता है वो 2n फॉर्म में बनता है, एज अ डिप्लॉइड बनता है, क्लियर। तो हमारे इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 97 क्या कहता है, रिएक्शंस ऑफ ग्रैनुअल्स कंटेंट्स विद हार्डन द जोना पैलिसिडा, जो जोना पैलिसिडा होती है उसके लिए जो हार्डन जो कंटेंट्स होता है ग्रैनुलस के फॉर्म में, एंड इंश्योर करता है श्योर ब्लॉक ऑफ द पॉलीस्पर्मी, मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा है, ये एग हो गया ओवम, ठीक है, ये ओवम के अंदर की यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन होती है, ये होगी कोरोना रेडिएटा, बाहर हो गई सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कोरोना रेडिएटा हो गई, ठीक है, और जो उसकी अंदर वाली हो गई जोना पैलिसिडा। तो जो जोना पैलिसिडा जब इसमें यहाँ पे मतलब लॉट ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो एंट्री करते हैं, तो बट एंट्री तो सारे तो एंट्री नहीं कर पाते, तो उसमें क्या होते हैं कुछ उसमें जो एक रिएक्शंस ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा ऑफ जितने भी हमारे
एडिशनल्स ऑफ स्पर्म होते हैं उनको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, दैट मीन्स उसको ब्लॉक कर देते हैं। पॉलीस्पर्मी बोल रहे हैं ना, इंश्योर द ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, मतलब सारे स्पर्म को अंदर नहीं जाने देते, अगर एक आएगा तो एक ही स्पर्म की एंट्री होगी। तो उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस? नहीं, एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है उसको पेनिट्रेट करने के काम आती है, वो नहीं होती, ठीक है। एक्रोजीन भी नहीं होगी, एक्रोजीन भी मतलब वही है, एक्रोसोमल से ही है। बाइंडिन रिएक्शन मतलब उसमें बाइंड अप कर लेती है, तो वो भी नहीं है। तो ये किस में आएगी, हमारी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें उसको बोलते हैं कॉर्टिकल्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा 98। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको फिल करना है। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस ड्यूरिंग द कॉपुलेशंस कॉइटस। कॉइटस और कॉपुलेशंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, क्या बताया है देखो, सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस, पेनिस से सीमेन रिलीज होता है इनटू द वेजाइना में एंड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो बोलते नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसको ओव्यूलेशंस बोलते हैं? नहीं, मतलब जब फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन कॉज्ड हो गया, मतलब ओव्यूलेशन के यहाँ पे चांसेस हैं, तो वो हमारा फर्टिलाइजेशन है। अभी यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट फुली मैच्योर्ड है, उस कंडीशन को बोलेंगे ओव्यूलेशंस, ठीक है। तो पार्चुरेशन मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, जब गेस्टेशन पीरियड, कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड हो जाएगा ऑफ द ह्यूमन बीइंग का एज अ 9th मंथ का, तो जो एक्सपेल आउट होता है ऑफ द बेबी या ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड पार्चुरेशंस, ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आएगा, इंसेमिनेशन। बी पॉइंट देखिए, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, ओवम जो होता है ओवरी से रिलीज होता है, ट्रांसपोर्ट टू द, ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, एम्पुलरी जंक्शंस में, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। इसमें फिम्ब्रियाई होती है, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है ना। तो एम्पुला के बीच में यहाँ पे एक मतलब एक स्वेलो रीजन होता है, वहीं पे एम्पुला रीजन होता है, ठीक है, एम्पुलर इस्थमस रीजन होता है, वहीं पे हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, वहीं पे मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती है ओवरी, वहीं पे मेन फर्टिलाइजेशन होगा। वेयर टेक प्लेस आ गया, क्या टेक प्लेस होगा वहाँ पे, फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस होगा। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के लेयर के कॉन्टैक्ट में आती है ऑफ द ओवम में एंड इंड्यूस करती है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ किसको ब्लॉक करेगी, एज अ एडिशनल स्पर्म को, जितने भी स्पर्म एडिशनल फॉर्म में होंगे उनको ब्लॉक कर देगी, सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर एंट्री प्रोवाइड कराएगी, क्लियर। द सीक्रेशंस ऑफ अ, मतलब अब जो स्पर्म जो होगा वो क्या सीक्रेट करेगा जिससे वो उस पर एंट्री कर पाए, एज अ एक्रोसोम, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं, ये गॉल्जी बॉडी के थ्रू, मतलब गॉल्जी बॉडी होते हैं इसमें, जिसके थ्रू एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं और जिसमें अपना ये इजीली से एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, उसमें पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है एंड हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है। तो हमारा से बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा 99 में, क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेटिंग ऑफ द एग मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया जो एग की मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट, जैसे सपोज ये हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से कोरोना रेडिएटा हो गया, जोना पेलुसिडा इसकी अंदर वाली लेयर्स हो गई, ठीक है, और ये बाहर इसकी ये हो गए, तो इसमें क्या करेगा, इसमें पेनिट्रेट करेगा। आपको पता है ये इस तरीके से बने होते हैं, थोड़े पॉइंटेड लाइक बने होंगे, अगर यहाँ पे पॉइंटेड लाइक बने होंगे तभी वो इसमें एंट्री कर पाएगा, अगर सपोज यहाँ पे ब्लंट शेप के होंगे ना तो ब्लंट शेप वाले में इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे जो पॉइंटेड लाइक है, ये पॉइंटेड ही उसमें क्या कर पाएगा, सब पेनिट्रेट करने का काम करेगा। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, एक्रोसोम, ये कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्रोसोम, ठीक है। ऑटोसोम नहीं होगा, टेल नहीं होगा, टेल तो आपको पता है क्या होती है, पीछे की तरफ रह जाती है, जो कि डीजनरेट फॉर्म में मतलब रिलीज आउट हो जाती है। एलोसोम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, एक्रोसोम। 100 में देखिए, 100 में क्या है, the second maturation divisions of the mammalian ovum occurs, मतलब जो सेकेंड जो मैचुरेशन डिवीजन होता है मैमेलियन ओवम्स में, कैसे क्या होता है देखो, इसमें आप देखोगे शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशंस बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, मतलब जैसे ही छोटा सा एक ओव्यूलेशंस पीरियड्स होता है, शॉर्टली आफ्टर, थोड़ा सा ही ओव्यूलेशंस पीरियड होने के बाद बिफोर द ओवम जब फॉर्म होता है, मेक्स द एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स में एंट्री कर लेता है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड मैचुरेशंस की बात कर रहा है वो, ठीक है। until after the ovum has been penetrated the sperm, मतलब जो ओवम जब हो जाती है, जब वो मैचुरेशन हो जाती है, सेकेंडरी मैचुरेशन, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, तभी तो उसमें एंट्री कर पाएगा, तभी तो उसमें पेनिट्रेट हो पाएगा। किसके थ्रू पेनिट्रेट हो पाएगा, बाय द स्पर्म के थ्रू। और कौन कर पाएगा, एज अ एक्रोसोम, ठीक है, मतलब एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगी। Until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, मतलब उसका न्यूक्लियस उसमें फ्यूज हो जाता है, तो ये तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ग्राफिन फॉलिकल्स फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन ऑफ द डिवीजन, ग्राफिन फॉलिकल्स होगा तभी मैचुरेशन डिवीजन्स फॉर्म होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशंस अकर्स इन oocyte जो सेकेंडरी जब मैचुरेशंस होता है वो कहाँ पे अकर्स होता है? ओवरी में नहीं होगा, ओवरी प्राइमरी ओवरी मतलब प्राइमरी oocytes बन जाती है। देन oocytes बनने के बाद आपको पता है ये कंडीशन कब होती है, ये हमारी जो मतलब इन फीमेल में हमने एक डिफरेंस ही पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। इतना तो सभी को मालूम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करेगा, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम करेगा, बट मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना वो क्या होता है, वो एट द मतलब जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तब उस टाइम उसमें मैचुरेशंस तब उसमें उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन oocyte मतलब अगर हम oogenesis की बात करें तो उसमें जो प्राइमरी oocyte होता है ना बेटा वो एट द जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसी टाइम पे मतलब जब फीटस का जब डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे उसका डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो प्राइमरी से जब आप सेकेंडरी oocyte पढ़ते हो तब आप बोलोगे कि वो किस टाइम होगा, एट अ प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। तो वो सेकेंडरी oocyte पूछ रहा है कि सेकेंडरी oocyte कब मैचुरेशंस होगा, कहाँ पे होगा, तो ओवरी में तो होगा नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में भी आप नहीं बोलोगे, यूट्रस में तो ऐसा मतलब जब एक फीटस फॉर्म हो जाता है या एक जायगोट एक मोरूला और ब्लास्टुला की कंडीशन बन जाती है वो यूट्रस में आती है, ठीक है। तो यूट्रस में oocyte नहीं आएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में होगा। जबकि अभी हमने पढ़ा था एट द जंक्शंस बिटवीन एम्पुलरी रीजन, जो कि जंक्शंस किसका था, एम्पुला का एंड इस्थमस का, क्लियर। तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे सेकेंडरी oocyte फुली मैच्योर होकर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग मतलब एग के बिसाइड्स अनदर रोल्स ऑफ द स्पर्म इज टू कैरी टू एग मतलब जो अनदर रोल है द स्पर्म का वो क्या और कैरी करके रखता है, आरएनए नहीं कैरी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं कैरी करके रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के अंदर होता है बट उसको सिर्फ वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है ताकि वो इजीली से क्या हो सके, मोटाइल हो सके, ठीक है। डीएनए देगा ये, ठीक है। राइबोसोम भी नहीं होगा तो हमारा इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, द स्पर्म एंड द एग मेक डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू जायगोट मतलब जायगोट को जब जायगोट फॉर्म होता है ना तो स्पर्म का एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक एग का एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ट्रू, कौन सा इसमें जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया मतलब उसको सिर्फ एनर्जी देता है, वो जायगोट को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपने अगर जेनेटिक्स पढ़ा हो तो जेनेटिक्स में आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें आप ये टॉपिक पढ़ते हो, जिसमें आप ये देखते हो कि मदर से जो फीटस में जो जाता है वो न्यूक्लियस भी जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी जाता है, ठीक है। जबकि सिर्फ फादर से क्या आता है, उसका सिर्फ उसको क्रोमोसोम ऐसा मिल रहा है, ऐसा न्यूक्लियस के फॉर्म में, ऐसा जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। बट मदर से उसको मोस्ट ऑफ पार्ट मिलता है, ठीक है। एग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, आगे वही बात मतलब एग क्या करती है, साइटोप्लाज्म भी दे रही है, मतलब अभी मैंने आपको बोला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो इसीलिए जो फीटस होता है वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड होता है कंपैरिजन टू फादर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कि मतलब मदर उसे साइटोप्लाज्म भी दे रही है अपना, माइटोकॉन्ड्रिया भी दे रही है एंड न्यूक्लियस तो जा ही रहा है, जेनेटिक मटेरियल तो जा ही रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दोनों के पास न्यूक्लियस है। अभी मैंने आपको बोला कि दोनों के पास क्या होगा, अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। मदर भी अपना न्यूक्लियस देगी, फादर भी अपना न्यूक्लियस देंगे, ठीक है। तो जायगोट को तभी जायगोट इजीली से फॉर्म हो पाएगा। बोथ स्पर्म एंड एग कॉन्ट्रीब्यूट सेंट्रियोल्स नहीं, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा होगा ना तब आपने उसमें देखा होगा कि उसमें हमने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स पढ़े थे, डिस्टल सेंट्रियोल पढ़े थे, ठीक है, जो कि आगे सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे थे। क्यों, तो वो किस में थी, वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में था, और बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो इसमें हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला करेक्ट हुआ। तो हमारा इसमें कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे ए वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा एंड डी वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या आता है, नेक्स्ट में इसमें आता है हमारा सम important events that take place during the fertilizations are given below. Arrange the events in the proper sequence and select the correct options. सबसे पहला इसमें आपको बताना है कि कॉर्टिकल रिएक्शंस होगी, स्पर्म एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद कैरियोगेमी होगी और एक्रोसोमल रिएक्शंस। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक्रोसोमल रिएक्शंस में मतलब पेनिट्रेट करने का काम करता है कि पहले एक्रोसोमल होगी मतलब इस एग के अंदर ये पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शंस जितने भी एडिशंस ऑफ स्पर्म थे उनको स्टॉप कर दिया, मतलब फर्स्ट तो पहले तो फोर्थ कंडीशन हुई, फिर उसके बाद स्टॉपिंग कर दी, ठीक है, अदर उसकी। देन फिर क्या हुआ, अब पूरी तरीके से मतलब ये जो एग है अभी सिर्फ इसकी मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर रहा था, अब वो मतलब जो पूरा जो ओवम के अंदर है वहाँ पे उसकी स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। देन फिर स्पर्म की एंट्री हो गई, तो यहाँ पे आप बताओगे इसमें सेकेंड पॉइंट हो गया।
सेकेंड पॉइंट हो गया। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी पता है हमें क्या होता है, कैरियो मतलब आपने एक कैरियो काइनेसिस पढ़ा होगा और आपने एक साइटोकाइनेसिस पढ़ा होगा। मतलब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, और कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है कि डिवीजन इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो कैरियोगैमी मतलब जो न्यूक्लियस है अब उनका आपस में फ्यूजन्स हो रहा है, उनका मतलब आपस में जब फ्यूजन्स होगा, अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्वेश्चन में कि मदर से और फादर से दोनों से ही अपने एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस आएंगे, तो वहाँ पे कैरियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया, गैमी का मतलब गैमेट्स। जब आपस में फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स यानी फ्यूजन्स ऑफ न्यूक्ली वाले गैमेट्स होंगे तो वो बोलेंगे उसको कैरियोगैमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है, 4, 1, 2, 3, तो ये हमारा ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, बाकी की बी, सी, डी ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है प्रिपरेशंस ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशंस ऑफ ओवम। अभी हमने स्पर्मेशन हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था, स्पर्मेशंस क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शंस अभी हमने पढ़ ली कि किस तरीके से उसमें एंट्री करती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशंस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। ये जब हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था एज अ लेक्चर्स में, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेशन ही इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट करता है कि मतलब जब स्पर्म जो होता है वो ओवम में एंट्री करता है तो उसकी वो कैसे प्रिपरेशंस करता है, तो उसमें वो कैसे पेनिट्रेट कर सके, तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेशंस में आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है इसमें हमारा, द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइड, मतलब जो फीटस का जो सेक्स है वो कैसे डिसाइड करते हैं। हमें पता है कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। अब जैसे सपोज़ अगर ये ऐसे मान सकते हैं, सपोज़ अगर ये मदर है, ठीक है, अब ये मदर के पास XX क्रोमोसोम गए और फादर के पास XY क्रोमोसोम हो गए। क्लियर। अब जैसे जब आपस में इनकी ब्रीडिंग होती है या कॉजिंग होती है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे या फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स आप बोल सकते हो। तो सपोज मदर से ये वाला एक X क्रोमोसोम आया और फादर से ये वाला X क्रोमोसोम आया, तो यहाँ पे ये क्या बनी, यहाँ पे गर्ल फॉर्म हुई। क्लियर। अब एक X यहाँ पे आया इस तरीके से और एक ये वाला Y यहाँ पर आया, तो अब ये क्या बन गया, यहाँ पे ये बॉय बन गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इस गर्ल के पास तो मदर से भी X आया, फादर से भी X आया, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको मतलब Y भी मिल सकता है। बट एक पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ फादर से एक केस में हो सकता है Y मिल जाए, एक केस में हो सकता है X मिल जाए, बट मदर से तो कोई और वो नहीं है ना, मदर के पास तो सिर्फ दोनों ही सेम टाइप ऑफ इसमें यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब XX प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे X ले लिया और Y ले लिया, तो ये बॉय फॉर्म हो गया। तो वो कौन फॉर्म करेगा एज अ मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशंस बाय मेल गैमेट से ही फीटस का क्या होगा, सेक्स को हम डिटरमाइन कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशंस नहीं होगा, इम्प्लांटेशन सिर्फ अटैचमेंट्स होता है कि जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है और वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट जो फॉर्म करती है, वो कैसे प्लेजेंटा से अटैच्ड होती है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। द यूट्राइन वॉल से कनेक्ट होती है, प्लेजेंटा से कनेक्ट हो जाती है बाय द अम्बिलिकल कोर्ड। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन बाय फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स के थ्रू तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मदर से तो X आएगा, फादर से भी X ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मदर से ही X आएगा बट फादर से Y आएगा, तब आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। द स्टार्ट ऑफ द क्लीवेज की स्टार्टिंग में भी आप नहीं पता लगा सकते, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, तो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हो, ऐसा मेल गैमेट से ही पता लग सकता है कि वो XY है। ठीक है, जो कि फादर से ही Y क्रोमोसोम आता है। तो यहाँ पे अभी हमने अपने 106 क्वेश्चन फिनिश किए, इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।